हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अमन सरला का भतीजा था जो गांव से कुछ ही महीनों पहले शहर नौकरी करने आया था और इस नाते सरला की बहू बबीता अमन की चचेरी भाभी हुई। अमन एक बंगले में साफ सफाई का काम किया करता था। एक रोज सरला अपने भतीजे से पूछती है, वहाँ का कामकाज कैसा लगा? जहाँ काम करता है वहाँ के मालिक तो ठीक है ना? चाची सब अच्छा है, काम भी अच्छे से कर लेता हूँ। एक अकेला बुड्ढा है और इतनी बड़ी हवेली ले रखी है। बीवी बच्चे कोई नहीं है उस बुढ़े के, अकेले कैसे देख रहा है वो? उसकी बेटी आती है, उसकी शादी हो रखी है, लेकिन चाची मुझे बहुत ही मानता है मेरा मालिक। चल अच्छा है, लगा रहे काम पर, लेकिन कहीं भी काम करना बेटा पूरी ईमानदारी से करना। ये बात रवि को भी कहती हूँ मैं। अमन रोज 6 बजे काम पर जाया करता और देर शाम 6 बजे घर आ जाया करता, जिसके लिए अमन को 20,000 की तनख्वाह मिला करती थी। लेकिन एक रोज अमन जल्दी घर आ जाता है और दोपहर का समय था। आते ही वो सीधे स्टोर रूम में पहुंचता है। वहां जाकर वो एक बैग रख देता है और स्टोर रूम से निकल जाता है। लेकिन उस स्टोर रूम में बबीता साफ सफाई कर रही थी। वो घबराए हुए अमन को देखकर अपने मन ही मन सोचती है, न जाने आज देवर जी जल्दी घर क्यों आ गए, लेकिन उन्होंने क्या रखा है स्टोर रूम में। देखती हूँ वो बहुत घबराए हुए भी थे। अब जब बबीता ये सोचते हुए उस जगह पर जाती है जहाँ पर अमन घबराए हुए आया और आकर एक बैग रख दिया। अब बबीता उस बैग को खोलती है तो वो देखती है कि वो बैग तो पैसों से भरा है। ये देखकर बबीता हैरान हो जाती है। अब वो बिना कुछ बोले उस बैग को वहाँ से गायब कर देती है। अब देर शाम सरला अमन से कहती है, आज तू घर कैसे? तेरे मालिक छुट्टी पर गया हुआ है क्या? नहीं, वो मेरे मालिक अपनी बेटी के घर गए हुए हैं और कहा है कि थोड़े दिन वहीं रहने वाले हैं। अच्छा ठीक है, इसी बहाने तुझे आराम भी मिल जाएगा 2-3 दिन। अब बबीता उन पैसों के लिए परेशान हो जाती है कि किसी को पता न चल जाए। और इधर अमन ये देखकर हैरान रह जाता है कि जहाँ वो अपना पैसों का बैग रखकर गया था अब वो वहाँ पर है ही नहीं। ये देखकर अमन खुद का सर पकड़कर कहता है, अरे बैग कहाँ है? यहीं तो रख कर गया था, कहीं किसी ने देख तो नहीं लिया? अगर ऐसा है तो मैं तो बुरी तरह फंसने वाला हूँ। अब जैसे ही अमन स्टोर रूम में से निकल रहा होता है वैसे ही बबीता अमन से कहती है, क्या बात है देवर जी, इतना पसीना, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? जी भाभी सब ठीक है। आप यहाँ से कुछ लेने आई हैं क्या? नहीं, बस मैंने स्टोर रूम खुला देखा तो चली आई। कुछ ढूंढ तो नहीं रहे ना आप? जी नहीं, मैं तो ऐसे ही आया था, बस मैंने सोचा खाली बैठा हूँ कुछ देर तो स्टोर रूम साफ कर देता हूँ। अब अमन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि आखिर वो पैसों का बैग कहाँ गया। किसी ने उसे देखा होगा और अमन का शक बबीता पर ही जाता है क्योंकि उस वक्त बबीता घर में थी। अब अमन किचन में काम कर रही अपनी भाभी के पास जाता है और अपनी भाभी से कहता है, भाभी मुझे पता है मेरा बैग आपके पास है और अगर ऐसा है तो प्लीज वो मुझे वापस कर दें आप। कौन सा बैग? वो जो आप गांव से लाए थे? वो बैग तो माँ जी ने ही रखा होगा, आप उनसे ही पूछ लो। अमन अपनी भाभी के गले पर चाकू रखते हुए कहता है, भाभी उन पैसों की वजह से और बुड्ढे के मर्डर में मैं जेल तो जाने ही वाला हूँ, लेकिन एक और मर्डर सही, 5 साल की जेल और काट लेंगे, उसके बाद रईसों वाली जिंदगी। अब आप सोच लो, आप सच बोलोगी या जान से जाओगी? मैं बताती हूँ, मुझे मारना नहीं देवर जी, वो बैग मैंने ही लिया है, लेकिन मुझे उसमें से हिस्सा चाहिए। चलो ठीक है भाभी, मुझे भी सौदा मंजूर है। ये बातें चल ही रही थी कि तभी सरला के घर उसकी पड़ोसन विमला आ जाती है और वो सौदा सुनकर बबीता से कहती है, कौन से सौदे की बात चल रही है दोनों देवर भाभी के बीच में? जरा मैं भी तो जानूं। जी आंटी आप, अरे यहाँ कोई सौदे की बात नहीं चल रही, बस वो ये कह रहे थे आजकल सब्जियों का सौदा बहुत महंगा पड़ गया है। सब्जियों की बात तो तू कर ही मत बहू, सब्जियों में तो मानो आग लग गई हो। टमाटर 60 रुपए किलो, धनिया 20 का इतना सा। आंटी हमारे गांव आना कभी, सब्जियां तो भर भर के होती हैं। अब बबीता और अमन उन पैसों को बांट लेते हैं और अगले ही दिन बबीता अपने घर के लिए सोफा, फ्रिज, पलंग मंगवाती है। और जब ये सारा सामान आता है तो सरला से सामान लाने वाला आदमी कहता है, जी सुनिए, यही है क्या सरला मैंसन? उनका ये सामान है। हाँ, सरला मेंशन तो यही है, लेकिन तुम फ्री में ये सामान बांट रहे हो क्या? मैंने तो ये सब नहीं मंगवाया है। जी अच्छा मजाक कर लेती हैं आप, हटिए, मुझे सामान घर के अंदर रखना है।
अब सरला को तो लगता है कि ये सब फ्री में है। तभी बबीता आती है और अपनी सास से कहती है, जी माँ जी, ये सोफे हॉल के लिए और ये बेड मेरा है। ये सब सामान मैंने ही मंगवाया है। अरे बाप रे, तेरे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? और रवि ने भी मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। जी मैंने उन्हें भी नहीं बताया, ये सब तो मैंने अपने पैसों से मंगवाया है। तेरे पास इतने सारे पैसे आए कहाँ से? कौन सा काम शुरू किया है तूने? अमन ये सब सुन रहा होता है और बबीता की इस नादानी पर अपना सर पीटकर मन में सोचता है, क्या करूं इनका मैं? इनकी हरकतों की वजह से फांसी जरूर हो जाएगी। अब अमन बात को काटते हुए सरला से कहता है, अरे चाची, ये मैंने ही कहा था भाभी से मंगवाने के लिए, ऑफर चल रहा था, अरे सस्ता मिल गया। अब कुछ समय बाद सरला को विमला कहने आती है, सरला चल मेरे साथ, तुझे कुछ दिखाना है। अभी मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तुझे जहाँ जाना है जा। अब विमला सरला के कान में कुछ कहती है और सरला विमला के साथ चल पड़ती है। ये देखकर अमन को अजीब जरूर लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। अब विमला सरला को पास के बंगले के पास लेकर जाती है। वहाँ पहुंचकर सरला देखती है कि लोगों की भीड़ लगी हुई है। पुलिस एक लाश को खोदकर मिट्टी में से निकाल रही है और लोगों की भीड़ की तादाद बढ़ती जा रही है। तभी विमला सरला से कहती है, इस घर के मालिक की उसके नौकर ने हत्या करके उसी के गार्डन में उसे दफना दिया है और भाग गया। राम राम विमला, कैसे कैसे लोग हैं और इसके परिवार बच्चे? अरे बूढ़ा अकेले रहा करता था। 3 महीने पहले ही एक नौकर इसके यहाँ काम करने आया, बहुत सेवा भी करता था। पुलिस स्टेशन जाकर उसकी बेटी ने रिपोर्ट लिखवाई है कि 1 लाख कैश के साथ वो नौकर भाग गया और तो और उसने बूढ़े का गला दबा दिया। 3 महीने पहले? और ये बुढ़ा भी अकेले रहता था? नौकर का नाम जानती है क्या विमला तू? ना, भला मैं उस कमीने का नाम कैसे जानूंगी? मुझे पता होता तो अभी जेल करवा देती उसे। अब सरला को शक हो जाता है कि हो ना हो वो कातिल अमन ही है। अब सरला सीधे घर आती है तो अमन को ढूंढती है और तब पता चलता है कि अमन अभी अभी गांव के लिए निकला है। और ये सुनकर सरला सीधे पुलिस को फोन लगाती है और कहती है, सर, मैं सरला बोल रही हूँ। वो पास के बंगले में जो खून हुआ है उस कातिल को मैं जानती हूँ। वो अभी अभी कानपुर के लिए निकला है, आप उसे पकड़ ले। बबीता ये सब सुन रही होती है और वो ये सुनने के बाद अपनी सास से कहती है, माँ जी, ये जो आप कह रही है ना, ये मुझे पहले से ही पता था, लेकिन मैंने डर के मारे ये बात किसी से नहीं कही। तभी मैं कहूँ, आजकल देवर भाभी के बीच इतना प्यार क्यों मर रहा है? क्या चल रहा था तेरा उसके साथ? अब तू भी जाएगी जेल। माँ जी, उन्होंने मुझे 40,000 रुपए दिए थे, जिस वजह से मैंने ये बात किसी से नहीं कही। मुझे माफ कर दो माँ जी। देवर भाभी के इस झोल में सरला की खूब बदनामी होती है और सरला की बहू को भी पूछताछ के लिए ले जाया जाता है और अमन को जेल हो जाती है। संगीत की जिंदगी वैसे तो बड़ी खुशहाल थी और वो अच्छे से अपनी जिंदगी अपने पति और सास के साथ बसर कर रही थी, लेकिन शादी के 5 साल बाद भी संगीत की कोक सुनी थी और यही बात उसे अक्सर सताती थी। ऐसे ही एक दिन मंदिर से आते हुए वो खुद ही खुद में बातें करती है, भगवान, तूने मेरे साथ ही ये सब क्यों किया? मेरे सास और पति मुझे कितना प्यार करते हैं, लेकिन मैं उनको एक बच्चे की खुशी भी नहीं दे सकती। आखिर क्यों मुझसे इस खुशी को दूर रखा है? मेरी सुन ले भगवान। संगीत इतना कहती ही है कि तभी उसकी टक्कर एक गाड़ी से हो जाती है और सही समय पर ब्रेक लगने की वजह से संगीत को कुछ नहीं होता और गाड़ी में से उसकी सहेली रव्या निकल कर कहती है, अरे संगीत, तू देख कर चलना, अभी अगर मैं सही समय पर ब्रेक नहीं मारती तो कुछ हो जाता। राव्या, काश हो ही जाता तो अच्छा होता। शायद मेरे बाद दूसरी शादी करने पर मेरी सौतन मेरे ससुराल को बच्चे की खुशी तो दे पाती। यार कैसी बातें कर रही है तू? गाड़ी में बैठकर फिर बात करती है। रव्या और संगीत गाड़ी में बैठ जाते हैं और रव्या बोलती है, कॉलेज खत्म होने के बाद आज हम दोनों मिल रहे हैं। मुझे तो बाकी दोस्तों ने बताया कि तेरी शादी हो गई। और बता, कैसी चल रही है तेरी मैरिड लाइफ? यार, मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, मेरा ख्याल रखते हैं, लेकिन मैं माँ नहीं बन पा रही और ये बात मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। मेरी छोड़, तू सुना, तेरी भी तो शादी हो गई थी। हो भी गई और टूट भी गई। मेरा पति मुझे बहुत मारता था, फिर बाद में पता चला कि उसकी एक और बीवी है, तो मैंने तलाक ले लिया। अब यहाँ अकेले रहती हूँ और जॉब भी कर रही हूँ।
दोनों सहेलियां बातें करती है और फिर संगीत को घर छोड़कर रव्या भी अपने घर चली जाती है। जिसके बाद संगीत घर आकर सारा काम करती है और फिर अपने कमरे में बैठी होती है कि तभी उसके मन में एक विचार आता है जिसे वो खुद से साझा करती है। आज नहीं तो कल मैं ससुराल वालों को बोझ ही लगने लगूंगी। अगर मैं खुद ही अपने पति की दूसरी शादी अपनी सहेली राव्या से करा दूं, तो उसको भी ससुराल मिल जाएगा और हमें बच्चा। अपने ख्यालों की खिचड़ी पकाकर संगीत अपनी सास और पति को हॉल में बुलाकर कहती है, देखिए, जैसे कि आप दोनों जानते हैं कि मैं माँ नहीं बन पा रही, तो मैंने सोचा है कि हम इनकी दूसरी शादी कर देते हैं। मैंने लड़की देख ली है, बस उसे बताना बाकी है, और वो मेरी सहेली है तो उसकी और मेरी निभ ही जाएगी। कौन सा सस्ता नशा करके आई हो तुम संगीता? एक तरफ औरतें अपने पतियों को सौतन से बचाती हैं, तुम चाहती हो कि मैं बीवी ले आऊं? अरे बहू, मैंने या इसने कभी तुझे बच्चे के लिए ताना दिया है क्या? जब होना होगा हो जाएगा। तेरी बुद्धि खराब हो गई है जो खुद अपने गले में नागिन लटका रही है। मैंने बोल दिया है इनको दूसरी शादी होगी तो होगी। कल लड़की लड़का देखने आएगी, तैयार रहना, वरना मेरा मरा मुंह देखने को तैयार हो जाना। इतना कहकर संगीत अपने कमरे में जाकर सो जाती है और किसी तरह अगले दिन रव्या को मिलकर उसे भी इस बात के लिए राजी कर लेती है और उसे लेकर घर आती है। जिसके बाद जब सब हॉल में बैठे होते हैं तो संगीत रव्या और विपिन को अकेले बातें करने कमरे में भेज देती है। मुझे ये शादी नहीं करनी। देखो रव्या, तुम मेरी पत्नी की दोस्त हो, लेकिन वो पागल हो गई है। मैं और मेरी माँ उसे बहुत प्यार करते हैं और मैं नहीं चाहता कि मैं उसकी जगह किसी और को दूं। देखो विपिन, मैंने भी अपने पति के बाद किसी और मर्द को उस नजर से नहीं देखा और मैं दूसरी शादी करना ही नहीं चाहती। तो आंचल ने जिद की थी तो मैं यहाँ आ गई। मैंने सोचा अकेले मैं तुमसे बात कर लूं। अच्छा हुआ तुमने मुझसे बात कर ली। लेकिन अब क्या करें, वो मेरी सुनकर ही राजी नहीं है। तुम ही कोई तरकीब बताओ जिससे वो खुद ये सब सोचना छोड़ दे। विपिन को रव्या एक तरकीब बताती है और दोनों कमरे से बाहर आते हैं। जिसके बाद रव्या एक्साइटेड होकर सबके आगे कहती है, देखो संगीत, मुझे तुम्हारे पति से शादी करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं 7 दिन यहाँ रहकर देखूंगी। अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं विपिन से 8वें दिन शादी कर लूंगी और तुम भी देखना कि क्या तुम 7 दिन मुझे सौतन बनकर झेल पाती हो। यानी ये समझ लेना कि किराए पर 7 दिन की सौतन रह रही है। ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है। तुम कल ही अपना सामान लेकर आ जाओ, हम साथ रहेंगे बहनों की तरह। संगीत की बात सुनकर रव्या वहाँ से चली जाती है और मौका पाकर विपिन अपनी माँ आंचल को भी तरकीब बताता है कि रव्या 7 दिन सौतन बनकर रहेगी ताकि संगीत का हकीकत से सामना हो सके। जिसके बाद अगले दिन रव्या अपना सब सामान लेकर उसके घर आती है और आते ही विपिन को गले लगाकर कहती है, अरे मेरी जान, मेरी धड़कन, देखो ना मैं कितनी थक गई हूँ। चलो हम बेडरूम में चलते हैं, तो मेरी कमर दबा दोगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरी जान, चलो ना। इतना कहकर दोनों अंदर कमरे में चले जाते हैं और अलग अलग बिस्तर लगाकर सो जाते हैं। वहीं बाहर हॉल में घूम रही संगीत ये सब देखकर अपनी सास से कहती है, मुझे तो इन्होंने आज तक जान नहीं बोला और इसे जान बोल रहे हैं। देख बहू, अब तू ही 7 दिन की सौतन लाई है तो तू ही झेल। इतने घंटे हो गए दोनों बाहर नहीं निकले। मुझे तो ये सब देखकर ही भूख नहीं लग रही। मैं तो सोने जा रही हूँ, तू भी सो जाना कुछ खा के। जिसके बाद आंचल आग में घी डालकर सो जाती है और बेचारी संगीत को पूरी रात चिंता में नींद नहीं आती। अगले दिन विपिन जल्दी जाग जाता है और नाश्ता करके ऑफिस चला जाता है और रव्या फिर आराम से कमरे से निकल कर आती है और संगीत के पास नाश्ते की टेबल पर बैठकर कहती है, यार क्या मस्त नींद आई कल रात को। तो चल अब तू मेरे लिए जल्दी से नाश्ता लगा दे, बड़ी भूख लग रही है। तू भी तो खुद बनाकर खा सकती है, मैं क्यों बना कर दूं तुझे? ओ हेलो, तू जानती है शुरू से मुझे घर के काम, रसोई में खाना वाना पकाने का कोई शौक नहीं है। तू बनाएगी तो मैं खा लूंगी। चल अब नाटक मत कर, कुछ खिला दे। संगीत उसे नाश्ता बनाकर दे देती है और अकेले घर का काम करती है। कुछ देर बाद वो काम करके फ्री होती है तो घर में किसी को न पाकर परेशान हो जाती है और दरवाजे पर जाकर बैठ जाती है। कुछ घंटों बाद उसकी सास और रव्या मार्केट से शॉपिंग करके घर आते हैं और
और दोनों को देखकर संगीत कहती है, सासू माँ, आप दोनों अकेले मार्केट चली गई, एक बार भी मुझसे नहीं पूछा। शायद मैं भी आपके साथ चलती या कुछ अपने लिए मंगा लेती। अरे बहू, मुझे ध्यान ही नहीं रहा तुझसे पूछना। वो नई बहू को कुछ सामान चाहिए था तो मैं इसे ले गई। नहीं बहू, माँ जी आप शायद भूल रही हैं, इसकी और विपिन की शादी अभी हुई नहीं है, होने वाली है। अरे नहीं हुई तो हो जाएगी, कुछ दिन की बात है। फिर ये 7 दिन की सौतन हमेशा तुम्हारी सौतन बनके तुम्हारे साथ रहेगी। अब तुम मेरे और माजी के लिए चाय नाश्ता बनाओ, हम बहुत थक गए हैं। रव्या और आंचल अपने अपने कमरों में आराम करने चले जाते हैं। जिसके बाद संगीत को ये सब रोज देखना अजीब लगता है। किसी तरह वो ये 7 दिन रोते रोते काट लेती है और इस बीच ना उसका पति उसे टाइम देता है और ना ही उसकी सास उससे अच्छे से बात करती है। 7 दिन बीतने पर जब सब हॉल में बैठे होते हैं तो रव्या कहती है, मुझे विपिन और मेरा नया ससुराल बहुत पसंद आए। तो बताओ कब करनी है शादी? कौन सी शादी? चुड़ैल, मेरा विपिन मुझे छोड़कर कभी तुझसे शादी के लिए हाँ ही नहीं करेगा। मुझे भी रव्या पसंद है, मैं इससे शादी के लिए तैयार हूँ। मेरा तो पति भी मेरा नहीं निकला। कोई बात नहीं माँ जी, मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देंगी। लेकिन आंचल भी शादी के लिए मान जाती है और ये सब होते देखकर संगीत फूट फूट कर रोना शुरू करती है। जिसके बाद उसका ये हाल देखकर सब उसे सच बता देते हैं कि ये 7 दिन की सौतन का नाटक सबने उसकी अकल ठिकाने लाने को किया था। जिसके बाद वो कभी सौतन लाने का विचार तक मन में नहीं लाती। और कुछ सालों बाद भी जब संगीत और विपिन को बच्चा नहीं होता तो वो एक लड़की को गोद ले लेते हैं और संगीत इस 7 दिन की सौतन के फेर से निकल जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।